कि कैसे एक स्फेरिकल शेल बहुत सारे रिंग से मिलके बनता है। ठीक है, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल थिन चार्ज शेल। ठीक है, तो लेकिन इस डेरिवेशन के पहले आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि कोई भी स्फेरिकल शेल बहुत सारे छोटे बड़े रिंग से मिलके बनता है। ठीक है, आप इस एनिमेशन में देख सकते हो यहाँ पे कि जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि कैसे एक स्फेरिकल शेल बहुत सारे रिंग से मिलके बनता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कि कोई भी अगर एक चार्ज रिंग लेते हैं और उसके एक्सियल पॉइंट पी पे, है ना, एक्सियल उस पे एक्सियल लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से पी, यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो इस रिंग की वजह से जिसके ऊपर चार्ज क्या है क्यू, और ये जो एज टू दिस पॉइंट जो डिस्टेंस है वो z है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा k q बाई z। ठीक है, ये हो गया नंबर टू। नंबर थ्री, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप चाहते हो कि इसके किसी एक एंगल को बाकी थ्री साइड्स के साथ रिलेट करना, तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कॉस फॉर्मूला या कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस ए, अगर मान लीजिए ये एंगल है, इसको मैं बाकी के तीन साइड से रिलेट करना चाहता हूं, तो वी कैन राइट कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड। इस ए के सामने क्या है, साइड ए है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2bc। अगर ये तीन चीजें हमें पहले से पता होंगी तो हमारे लिए डेरिवेशन बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आइए वापस डेरिवेशन पे आते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल शेल है जो कि चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है लेट्स से q है। ठीक है, और जैसा कि आपको अभी पता लग गया कि जो शेल है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब स्टैक ऑफ रिंग्स से मिलके बना है, और हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडमली एक रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला रिंग सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और करना क्या है, लॉजिक क्या है कि हम किसी ऐसे एलिमेंट्री पार्ट या कोई रैंडमली सेलेक्टेड रिंग की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे जहाँ हमें कैलकुलेट करना है, और फिर क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या है कि हम किसी ऐसे एलिमेंट्री पार्ट या कोई रैंडमली सेलेक्टेड रिंग की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे जहां हमें कैलकुलेट करना है, और फिर क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरा शेल जो है उसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा शेल जो है उसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिंग है, जो हमने रिंग लिया है, उसका रेडियस r है, जो कि शेल के रेडियस से रिलेट हो पाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा, है ना। हम इसके रेडियस को जो शेल है उसके रेडियस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो रिंग हमने सेलेक्ट किया है उसके एजेस को, इसके जो दो एज हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, तो इसके इस एज को सेंटर ऑफ द शेल से एक मतलब पोलर कोऑर्डिनेट इसको दे देते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट होता है जिसमें डिस्टेंस एंड एंगल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो हमारा पॉइंट है, और क्लियरली आपको इसमें दिख रहा है कि आर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द शेल इतने डिस्टेंस पे है, और मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा एज है वो स्लाइटली इस तरफ है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे, और इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, बट इसका जो एंगल होगा स्लाइटली मोर है ना, थोड़ा सा ज्यादा एंगल है। तो इस एंगल को क्या करेंगे, डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो थीटा पे एक एज है और थीटा प्लस डी थीटा पे दूसरा एज है। तो यहां पे इससे एक चीज तो समझ आ रही है कि इस रिंग का थोड़ा विड्थ है, तो वो विड्थ है हमारा ये, यहां से लेकर यहां तक। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है जैसे कि आपको पता है कि किसी भी
सर्कल में अगर आर्क लेंथ निकालना होता है और अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर है, मतलब रेडियस आर है, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस टाइम एंगल, रेडियस टाइम एंगल। इसी लॉजिक से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो येलो लाइन है ये एक मतलब एक एंगल सबटेंड कर रहा है इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो हम इसको आर्क लेंथ एज्यूम करते हुए क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एंगल सबटेंडेड डी थीटा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, आर डी थीटा। ये हमारा क्या होगा, विड्थ ऑफ द एलिमेंट्री रिंग या एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द शेल, ठीक है जी। अब अगर हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है तो इसमें थोड़ा बहुत चार्ज भी होगा, क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो थोड़ा बहुत चार्ज इस रिंग के ऊपर भी होगा। उस चार्ज को हमने dq एज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है तो छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है तो छोटा चार्ज होगा। छोटा चार्ज कैसे डिनोट करेंगे, d मीन्स छोटा और q मीन्स चार्ज, dq, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा चैलेंज हमारे पास पता क्या है कि इस dq चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपने ये कर लिया तो 50% काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जरा ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है ना, इस रिंग को ऐसे समझिए कि ये हमारा जैसे रिंग है, तो इस रिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद आप इसे ऐसे ऐसे फैला दो, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी वो पूरी ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द रिंग। तो पेरीमीटर ऑफ द रिंग क्या होगा, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो ये हो गया 2 पाई टाइम्स आर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है आपने यहाँ देखा आर डी थीटा, तो इसकी विड्थ हो गई आर डी थीटा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हमारा बन जाएगा। देखा जाए तो ये इसी शेप में है, जो चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रेक्टेंगल पे है ना। और इसमें कितना चार्ज है बच्चों, इसमें जो हमने चार्ज एज्यूम किया है वो किया है dq, तो dq चार्ज है इसके अंदर। ओके, तो अब हम लोग चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं एलिमेंट्री पार्ट का। तो जैसा कि मैंने एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज dq माना है ना, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे या क्या फंडा यूज़ करेंगे। देखो हमें पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पार्ट पे डेंसिटी जो होगी, चार्ज डेंसिटी वो सेम होगी। तो जैसे डेंसिटी बाकी पूरे स्फीयर पे होगी, उसी तरह की डेंसिटी इस एलिमेंट्री पार्ट पे भी होगी। तो मान लेते हैं कि एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज dq है और इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो क्या है, लेंथ 2 पाई आर इंटू विड्थ आर डी थीटा, ठीक है। ये हो गया चार्ज डेंसिटी किसकी, रिंग की, एलिमेंट्री पार्ट की। अब सेम चार्ज डेंसिटी किसकी है, पूरे स्फीयर की। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, dq इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स r, 4 एंड r रह गया है, एंड ये r यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r और ये डी थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और एक 2 भी है तो ये 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/4 को हाफ लिख सकते हैं q, और जो स्मॉल r है, स्मॉल r को यहाँ से देखिए, स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं r साइन थीटा लिख देता हूँ, और ये क्या है, डी थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास, एक ये r है, तो r से ये r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा dq चार्ज है, जो एलिमेंट्री पार्ट के ऊपर, जो रिंग के ऊपर चार्ज है, वो dq हमारे पास आ गया है ना, वो है q/2 टाइम्स साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारा चार्ज कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे। कहाँ पे, इस पॉइंट P पे। देखिए ये जो पॉइंट है ना P, यहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली P पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे पूरे स्फीयर की वजह से कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि एक एक रिंग का पोटेंशियल यहाँ पे निकाल कर उसको ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं इसको ऐसे थोड़ा लैंग्वेज में लिख देता हूँ
कि पोटेंशियल ड्यू टू शेल इज सम ऑफ, सम का मतलब यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, अब एलिमेंट्री पार्ट क्या है, तो एलिमेंट्री पार्ट है हमारा, वो है रिंग। ठीक है, और उसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से हमें यहाँ पे P पे लिखना है पोटेंशियल, और ये जो डिस्टेंस है इसकी पेरिफेरी से, इसकी एज से लेकर यहाँ तक, वो है Z। ठीक है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि Z पे डिपेंड करता है, Z के टर्म में लिखा जाता है इसका पोटेंशियल। तो मैं लिखूंगा इसका पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, K टाइम्स चार्ज ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, दैट इज जो हमने आर्बिट्रेरी रिंग जो चूज किया है उसका भी हमने चार्ज निकाला है dq। तो ये हो गया चार्ज ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई Z। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब लिमिट भी लगाना पड़ेगा, तो मैं लिमिट आपको आगे समझाता हूँ कि लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो dq है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हो गया k कांस्टेंट से बाहर लिख सकते हैं, dq की जगह लिख सकते हैं ये हमारा q/2 sin थीटा d थीटा। तो q/2 sin थीटा d थीटा, और ये जो z है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ का कांस्टेंट है चार्ज q, 2 एंड k। तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, k q/2 है ना, sin थीटा d थीटा z का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट अभी हम लोग बाद में लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो z है ये भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो इसे हमें पहले लिंक करना पड़ेगा, किसी एक के टर्म में लिखना पड़ेगा, इधर z में और थीटा में। तो यहाँ पे मैं z के टर्म में लिखने जा रहा हूँ, साइन थीटा को यहाँ से रिमूव करूँगा और इसकी जगह z के टर्म में लिखना चाहता हूँ मैं। तो पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि z वेरिएबल कैसे है। देखिए यहाँ पे जैसे आपने कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिया था ये रिंग, तो वो रिंग सपोज करो यहाँ पे है, कोई और भी रिंग है, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स हैं। तो यहाँ पे जब मैं ये रिंग्स पे जब आऊँगा तो इस रिंग से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस वाले z से ये वाला z अलग होगा। तो इसलिए z यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा को इन टर्म्स ऑफ z में लिखने का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको जो बताया था कि कॉसाइन फॉर्मूला जरूरी है, कि वो क्या होता है, वो क्या करता है। तो उसका पर्पस आपको मैंने बता दिया कि वो किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल को बाकी तीनों साइड्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल है, देखिए ये वाला ट्रायंगल आप समझिए जरा इसको, ये जो ट्रायंगल है ना OAP, OAP, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर से, तो ये हमारा क्या है, A, ये है P और ये है O। ठीक है, ये ठीक है, और ये मैंने डिस्टेंस लिया था x। x वो डिस्टेंस है जहाँ जो पॉइंट जो P है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द शेल से कितना डिस्टेंस है वो है x, और ये फिक्स्ड है। ये मैंने पहले से मान लिया कि मुझे इसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए। तो ये x को भी क्या समझेंगे हम लोग, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और ये एंगल क्या था, थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, z। जैसे मैंने ये एलिमेंट्री रिंग बनाया था ना ऐसे, ठीक है, और ये हमारा है इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है, और ये इसका स्मॉल r रेडियस है, और ये z। ठीक है, तो अब ये z और ये फर्स्ट आप समझ पा रहे होगे कि ये रेडियस ऑफ द शेल है। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि साइन थीटा को z के टर्म में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कॉस फार्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे,
तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिन दो साइड से ये एंगल बना है उनको पहले उनके स्क्वायर्स का सम करते हैं। तो ये एंगल बना है एक्स से और आर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस करते हैं जो इसके अपोजिट साइड होता है। अपोजिट साइड क्या है, जेड, तो मैं जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये जो दो पॉजिटिव लिया है हमने उसी का साइड, मतलब उसी की वैल्यू लेंगे एक्स एंड यहाँ पे आर। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब रिलेट हो गया थीटा के साथ और जेड के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि x क्या है, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स डिस्टेंस है, और रेडियस प्लस शेल भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x r cos ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि डी थीटा भी चाहिए तो इसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये हो गया 2xr कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0, r भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, एंड z स्क्वायर का, z वेरिएबल है तो इसका होगा 2 टाइम्स z dz, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो आ गया -2z dz माइनस 2xr साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से -2 और -2 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आता है साइन थीटा डी थीटा, मैं इसी की वैल्यू ढूंढ रहा था, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा डी थीटा इक्वल टू जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स आर, तो ये हमारा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई, जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स बाई आर। अब मैं इस साइन थीटा डी थीटा को इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है के क्यू बाई 2 इंटीग्रल साइन थीटा की जगह लिखता हूँ, साइन थीटा डी थीटा की जेड डी जेड, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स आर, और ये वाला z यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये z और ये z कैंसिल हो जाता है, ठीक है। x एंड r कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, के क्यू डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्स आर। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ डी जेड। अब इसका इंटीग्रल आपको पता है, डी जेड का इंटीग्रल क्या होगा, z, बट उससे पहले मैं इसकी लिमिट देख लेता हूँ कि z की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता क्या, आपको एलिमेंट्री पार्ट ढूंढना पड़ेगा कि जो मतलब एंड टू एंड एलिमेंट्री पार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस एंड पे जो एलिमेंट्री पार्ट होगा सबसे छोटा, लगभग 0 रेडियस का, वो यहाँ पे होगा और इसका एज यहाँ होगा, तो इसके एज से लेके पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो z होगा, ठीक है। बट आप इसमें देख सकते हो कि जैसे जैसे ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका रेडियस टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से z की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है कैपिटल R, और O एंड P के बीच का डिस्टेंस है x, तो P से लेकर इस एंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r माइनस एक्स। तो एक एंड का जो, मतलब एक एंड पे जो हमारा राइट एंड पे जो एलिमेंट्री पार्ट है जो सबसे छोटा होगा, उसके लिए z की वैल्यू r माइनस एक्स है, विच इज लोएस्ट, ठीक है। तो हमारे पास लोअर लिमिट ये आ गया, ये क्या होगा, लोअर लिमिट की तरह यूज होगा। अब इसी तरह से ये एलिमेंट्री पार्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर इस डायमीटर के बाद फिर से रिड्यूस होना शुरू होगा, और लास्ट में फिर से एक ऐसा एलिमेंट्री पार्ट आएगा जिसका रेडियस टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसके लिए P पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा ये होगा, और एज रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्ट गोज टू 0 और टेंडिंग टू 0, ये जो डिस्टेंस है P से लेकर यहाँ तक वो ऑलमोस्ट क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक r है और O to P का डिस्टेंस है x, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r प्लस एक्स। तो हमारा जो अपर लिमिट है वो मिल गया r प्लस एक्स। तो मैं इसको इसमें लिमिट यहाँ पे लगा देता हूँ r माइनस एक्स टू r प्लस एक्स, ठीक है, हर जगह लिख देता हूँ r माइनस एक्स टू r प्लस एक्स, और फाइनली यहाँ भी लिख देंगे r माइनस एक्स टू r प्लस एक्स, ठीक है। अब dz का इंटीग्रल हो गया हमारा, पहले ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और dz का इंटीग्रल हो गया z, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। अब जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट इज r प्लस एक्स माइनस लोअर लिमिट विच इज r माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया के क्यू डिवाइड बाई 2xr, यहाँ पे हो गया r प्लस एक्स माइनस r प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे r एंड माइनस r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ये 2xr और ये x प्लस एक्स दैट इज 2x। तो देखिए ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k टाइम्स q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पे k कांस्टेंट, q गिवन है यानी कि फिक्स्ड है वो भी कांस्टेंट, एंड r रेडियस ऑफ द शेल है जो कि कांस्टेंट है। तो जो पोटेंशियल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं। इसका मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस इनसाइड पॉइंट, इनसाइड शेल किस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, आप कहीं भी पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड द शेल पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई कैपिटल R, यानी कि फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, या ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाई R, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि इनसाइड द शेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज के क्यू बाई कैपिटल R, राइट। ओके, थैंक यू।